हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। आज मैं एनसीईआरटी पॉडकास्ट के माध्यम से आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। इस पॉडकास्ट में मैं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 9 को डिस्कस करूँगा। यह चैप्टर है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, यानी व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस टॉपिक में मैं यह बताना चाहूँगा कि हम किन किन चीज़ों को या किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पहले उसका ओवरव्यू मात्र 1 मिनट में आपसे मैं करना चाहूँगा। इसके बाद मैं इस चैप्टर को सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड आपसे डिस्कशन करूँगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। जैसे इसमें ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रही है, तो एक लड़की है जिसका नाम जगनी है और उसके माध्यम से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। फिर इसमें हम जानते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, यानी व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी हम लेते हैं, और यह भी प्राचीन भारत के व्यापार और व्यापारियों के बारे में। इसमें व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता है, यानी अ पोएम अबाउट ट्रेड। फिर इसमें न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट्स, यानी कि समुद्र तटों से लगे राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसमें चर्चा करेंगे द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, यानी रेशम मार्ग की कहानी। और ये प्राचीन भारत की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिल्क रूट, जिसके चलते भारत का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। फिर इसी में हम आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म का प्रसार देखेंगे, यानी द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। और इसके जब हम उसको देखेंगे तो फिर हम स्कल्पचर पर चर्चा करेंगे, जिसमें सांची के स्तूप का ये है, एक मूर्ति चित्र है, मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा है, कार्ले की गुफा है जो महाराष्ट्र में है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, यानी तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम फाहियान एक चीनी यात्री थे और वह चीन से वापस कैसे लौटे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नालंदा जो एक शिक्षा का बहुत ही विशिष्ट केंद्र हुआ करता था, तो उस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ ही साथ इसमें द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, यानी भक्ति की शुरुआत कब से हुई, इस पर चर्चा करेंगे। और इसी के अंतर्गत हम वाराह के रूप में विष्णु का चर्चा करेंगे। फिर हम भक्ति की एटमोलॉजी को जानेंगे कि भक्ति शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसकी व्युत्पत्ति क्या है। और इसी के साथ साथ हम हिंदुज़म के बारे में भी इसमें हम समझेंगे, और हिंदू शब्द की एटमोलॉजी कहाँ से हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 वर्ष पहले हुआ, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों के बारे में जानेंगे, जो 2300 वर्ष पूर्व उनका स्थापना हुई। ये सभी चीज़ें हम चर्चा में करेंगे, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आता हूँ। यह क्लास 6 का है, इसलिए जो भी बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ साथ उन बच्चों के लिए ये अत्यंत यूजफुल है, उपयोगी है, जो कि किसी कम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो है, जो टेट हो, बीएड हो, ये सभी में जीके के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी को हम सजेस्ट भी करते हैं कि अगर आप अपने नॉलेज को साउंड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स को बेस बनाना पड़ेगा। और एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री है, क्लास 6 से लेकर 12 तक इसका आपको स्टडी करना होगा। फिर इसी तरीके से जियोग्राफी है, उसका भी क्लास 6 से लेकर और 12 तक, और स्पेशली 10th तक तो ज़रूर, और 12th में कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ये सब्जेक्ट मैं शुरू किया हूँ। और इसमें आपको
सेंटेंस बाय सेंटेंस मैं इसको रीडिंग देता हूँ, फिर आपको आपके साथ चर्चा करता हूँ। अगर आपको कभी रिलैक्स मूड में भी कंसंट्रेशन के साथ ईयरफोन या हेडफोन लगा के इस स्टडी को सुन सकते हैं, और इसीलिए ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 9th चैप्टर है, इसके पहले 8th चैप्टर की डिस्कशन हो गई है, और इसके लिंक बॉक्स में उसको भी हम डाल दिया करेंगे, इसलिए आप ज़रूर लिंक बॉक्स में जाकर पीछे वाले चैप्टर को भी देखिएगा, और इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। अभी तक आप डॉक्टर AK ओझा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपके बहुत ही यूज़फुल आपके लिए चैनल होने जा रहा है। इसमें पॉडकास्ट के माध्यम से तो हम आपसे चर्चा करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें वीडियो के माध्यम से भी आपको हम पढ़ाते हैं, तो सब कुछ देखना। आइए हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए यहाँ स्टार्ट हो रहा है, बाजार में घूमती जगनी। ये देखिए, ये जगनी है और उसका ये फोटो यहाँ पर दिया गया है। जगनी अपने गांव के मेले में मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, सूख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे, वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेले में बेचते थे। तो यही जगनी की जिज्ञासा है और उसकी इसी उत्सुकता को हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ देखिए, सबसे पहले व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी दी गई है। ये प्राचीन भारत के व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी है। देखिए, इसको हम यहाँ पर हाईलाइटेड कर दे रहे हैं, आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन रहे। देखिए, अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो साउथ इंडिया है भारत का, दक्षिण भारत, वह सोना के लिए, मसाले के लिए जिसमें खास तौर से काली मिर्च है, तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। प्राचीन भारत में भारत का व्यापार रोम के साथ बहुत बढ़िया चल रहा था, और इसका ये प्रमाण देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता है, और ये बहुत खूबसूरत कविता है, इसको आप लोग पढ़िएगा। और अब ठीक ही, और इस कविता से पता चलता है कि व्यापार में कौन क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ से बाहर जाती थी। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट के इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब थोड़ा सा हम लोग समुद्र तटों से लगे राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसको भी यहाँ पर हम चाहेंगे कि हाईलाइट कर दें। आप यहाँ हम लोग आ गए हैं, तो ये देखिए, समुद्र तटों से लगे कुछ राज्य के बारे में जानकारी दें। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश था। इनमें
बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुन्वेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इनका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत के ये राज्य थे चोल, चेर और पांड्य, इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर देना उचित समझता हूँ। तो देखिए, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। यानी चोल, चेर तथा पांड्य ये जो राज्य थे या राजवंश था, राजघराना था, वह करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में बहुत ही शक्तिशाली था। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पत्तनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ये जो कावेरी पत्तनम है और एक ये पांड्यों की जो राजधानी है मदुरई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो ये सातवाहन है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। तो इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब देखिए, थोड़ा हम रेशम मार्ग की कहानी पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हाईलाइट करते हैं। रेशम मार्ग की कहानी, जिसे कि हम सिल्क रूट बोलते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशम बनाने की जो तकनीक है वो सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में
दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो ये याद कर लीजिए कि ये जो कुषाण है, ये सिल्क रूट पर इनका नियंत्रण हुआ करता था, इसलिए हाईलाइट हमने कर दिया। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनकी दो शक्तिशाली केंद्र थे। एक पेशावर हुआ करता था और एक आपका ये मथुरा हुआ करता था। इसको देखिए, हाईलाइट हम कर देते हैं यहाँ तक ताकि आपको सुविधा हो। तो पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे, यानी कुषाणों के। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़ी हुई बातें को हम लोगों को पढ़ना है, तो इसे हमने हाईलाइट किया। देखिए, आइए समझिए कि बौद्ध धर्म का प्रसार उस समय किस रूप में हुआ। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसे हम बुद्धिस्ट काउंसिल भी बोलते हैं, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो अश्वघोष थे, उन्होंने बुद्ध का जीवनी लिखा था और वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो ये भी है, इसके पहले पाली में बौद्ध विद्वान लोग लिखते थे, लेकिन अब संस्कृत में लिखना शुरू किए और उसमें अश्वघोष प्रमुख हैं, जो कि बुद्ध चरित्र लिखे हैं, यानी बुद्ध के जीवनी के रचनाकार हैं और ये कनिष्क के दरबार में रहते हैं। देखिए, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ये इम्पोर्टेंट बात है। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोधिसत्व शब्द जो है, इसलिए इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं, बोधिसत्व, ताकि देखिए बोधिसत्व जो शब्द आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये परिवर्तन है। देखिए, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अब थोड़ी सी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी।
दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब हम तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा पर चर्चा करेंगे। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। देखिए, तीर्थयात्री उन्हें कहते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन, जिसे फाहियान भी कहते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेनसांग या ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया था और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये सभी बौद्ध तीर्थयात्री थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ये देखिए, यहाँ पर कहानी लिखा गया है कि जो फासियन है यानी फाहियान है, ये चीन वापस कैसे लौटा। और इसमें यहाँ पर चर्चा की गई है कि उसको बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। देखिए, ये जो ह्वेनसांग है भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। पांडुलिपि यानी मैन्यूस्क्रिप्ट को उसने जमा किया था। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। फिर यहाँ पर नालंदा के बारे में चर्चा किया गया है और नालंदा उस समय का शिक्षा का एक बहुत ही विशिष्ट केंद्र था। देखिए, ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसने बताया है कि वहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं और उन्हें सभी को मानना पड़ता है। अब यहाँ पर भक्ति की शुरुआत के बारे में बहुत ही सुंदर चर्चा की गई है। इसे भी यहाँ पर हाईलाइट कर लेना उचित रहेगा। भक्ति का शुरुआत देखिए, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की वह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इनमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्म का
सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। यहाँ पर देखिए भक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। भक्ति जो है वह भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति देखिए भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों में बांटता है या भक्तों के साथ बांट देता है। यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। अब देखिए एक भक्त द्वारा बहुत सुंदर कविता लिखी गई है और इससे भक्ति पर बहुत प्रकाश पड़ता है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब यहाँ हिंदू के बारे में चर्चा किया गया है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो इस तरह से फिर देखिए अन्यंत्र यानी एल्सवेयर में बताया गया है कि करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरे को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेशों के बारे में लिखा गया है। यहाँ उसका अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। धन्य वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। तो यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही सुंदर चर्चा की गई है। केरल के ईसाइयों को सीरिया ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो केरल के ईसाई हैं उनको सीरियाई ईसाई क्यों कहा जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है और इसमें हम लोगों ने कई चीज़ों के डेट को भी पढ़ा है। थोड़ा उसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। जैसे रेशम बनाने की कला का खोज लगभग 7000 वर्ष पहले हुआ था। चोल चेर पांड्य 2300 साल पहले थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले हुई। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले थे। फाहियान का भारत आगमन 1600 वर्ष पहले और ह्वेनसांग की भारत यात्रा 1400 वर्ष पहले हुई। तो इस तरह से इस टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं
अभी तक आप इस चैनल को यानी डॉक्टर ए के ओझा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट लिखिए ताकि इस पॉडकास्ट को उत्तरोत्तर और भी यूजफुल बनाया जा सके। और इसके पिछले के भी जो चैप्टर्स हैं जिनका हमने पॉडकास्ट के माध्यम से डिस्कशन किया है उसे भी लिंक बॉक्स में डाल देंगे। तो आप इसके साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।